Assalamu alaikum, dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic Indian textiles in European markets. This is the topic taken from the 8th class history, the chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हिंदुस्तान की कौन कौन सी चीज़ें यूरोपियन मार्केट में बहुत पसंद की जाती थी और जिनकी डिमांड थी उस यूरोपियन मार्केट में, जिनमें हमने कॉटन टेक्सटाइल्स की ज़्यादा बात की। जैसे हमने चिंट्स के बारे में पढ़ा, कैलिकोज के बारे में पढ़ा, मसलिन के बारे में पढ़ा, खासा, बांधना, स्कार्फ एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो चीज़ें हिंदुस्तान में बनती थी उनका यूरोपियन मार्केट में किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिमांड कम होने लगी, किस तरह से वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे बैन होने लगे और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो हिंदुस्तान की चीज़ों का मार्केट था वहाँ पे वो क्लोज़ होने लगा। और क्लोज़ होने के बाद जो आर्टिजनस, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स, सिपनर्स थे हिंदुस्तान में जो इसमें एंगेज थे इस काम में, उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो किस तरह से लॉस हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी एंड होने तक यूरोप में हिंदुस्तान की चीज़ों की बहुत ही डिमांड थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बनाए हिंदुस्तान के इन प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए। अब ये क्यों ऐसा किया? अर्ली 18th सेंचुरी में यानी 1720s में जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे ब्रिटेन में जिन्होंने शुरुआत की थी इंडस्ट्रीज़ की, वो डर रहे थे, उनको डर लग रहा था कंपटीशन से। ये कंपटीशन उनको था हिंदुस्तान के टेक्सटाइल से, ख़ास तौर पे कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क और वूल, जिनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम पड़ गया कैलिकोज एक्ट। और इस कैलिकोज एक्ट के अंडर जितने भी हिंदुस्तान से टेक्सटाइल्स के इंपोर्ट्स होते थे, यानी हिंदुस्तान जो भी वहाँ बेचता था टेक्सटाइल्स, उन पे, उनके यूज़ पे, उनके बेचने पे बैन लगाई गई। लेकिन फिर भी डिमांड कंटिन्यू रही। क्यों? क्योंकि ये हाथों से बनी हुई चीज़ें थी और इनका फिनिश, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू द टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज़। आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती है तो जो उनकी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस कम होते हैं और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज भी पास किए, लेकिन फिर भी 18th सेंचुरी के एंड तक हिंदुस्तान की चीज़ों की डिमांड रही। तो इसके अलावा भी देखते हैं और कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ये सब इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया। जो हिंदुस्तान के गुड्स थे, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स थे, जो यूरोपियन मार्केट में उनकी डिमांड या उनका मार्केट कैसे क्लोज होने लगा। तो और एक तरीका था, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएं ब्रिटेन में जो बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह ही प्रोड्यूस करें, यानी वैसे ही टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करें जैसा कि हिंदुस्तान में हाथों से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए पहली बार गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में एक इंडस्ट्री बनाई गई जिसका नाम पड़ गया कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन, वैसे ही प्रिंट, वैसा ही कलर, वैसा ही क्लॉथ यूज़ करना शुरू किया जो कि हिंदुस्तान में हो रहा था। तो यू कैन सी हियर इंडियन डिज़ाइनर्स वर now imitated and printed in England on white muslin and plain unbleached Indian cloth। तो क्लॉथ अभी भी आ रहा है लेकिन प्रिंट, डिज़ाइन अब इंग्लैंड में इसको देने लगे। इससे क्या होगा, जो वहाँ की चीज़ें हैं वो अपने मार्केट को कैप्चर करेंगी और हिंदुस्तान के गुड्स के लिए, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स के लिए जगह नहीं बचेगी। यानी कोई उनको फिर नहीं खरीदेगा। जब वो हमारी अपनी चीज़ें देखेंगे तो कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। ये था एक तरीका। तो दो चीज़ें, दो फैक्टर्स हमने देखे। एक फैक्टर, लॉज बनाए गए हिंदुस्तान के गुड्स को रोकने के लिए, उनके यूज़ के लिए। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश की गई ब्रिटेन में जो बिल्कुल हिंदुस्तानी कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे, उसी तरह का कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे, ताकि मार्केट में रेयरली ही कोई देख पाएगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है। लेकिन फिर भी क्वालिटी में डिफरेंस नज़र आती थी और इसी वजह से 1770s में जो इंग्लैंड की वीमेन थी वो अभी भी हिंदुस्तानी कपड़ा पहन रही थी, यहाँ तक कि उन्हें फ़ाइन देना पड़ता था यूज़ करने के लिए। तो अभी पता चल रहा है कि लेट 18th सेंचुरी में फिर भी हिंदुस्तानी
टेक्सटाइल्स की डिमांड बहुत थी। लेकिन कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा, और ये इम्पैक्ट किस वजह से पड़ा ये भी देखेंगे। और तो डियर स्टूडेंट्स, और एक ये फैक्टर था जिसकी वजह से हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स पे यूरोपियन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा, एंड दैट वाज इन्वेंशन ऑफ अ मशीन दैट वाज स्पिनिंग जेनी। तो डियर स्टूडेंट्स, 1750s में, यानी 18th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इस बीच में यानी 18th सेंचुरी में या 1750s से ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनने लगी और वो काम करने लगी। तो पहले जो इंडस्ट्रीज़ बनी वहाँ पे ज़्यादातर हाथों से काम होता था। तो सिर्फ 20% ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे मशीन्स काम करने लगी। तो जब मशीन काम करती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो प्राइसेस कम होते हैं गुड्स के। तो ऐसी एक मशीन थी दैट वाज कॉल्ड स्पिनिंग जेनी। It was invented by John Key in 1764. It increased the productivity of the traditional spindles. देखिए, पहले जब वीविंग का काम होता था या स्पिनिंग का काम होता था, यानी धागा बनाने का काम होता था, ये वीमेन किया करती थी, चाहे ब्रिटेन में या फिर इंडिया में। तो एक वीमेन एक टाइम पे एक ही धागा प्रोड्यूस कर सकती थी। लेकिन जब स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसको एक ही आदमी चला सकता था, ऑपरेट कर सकता था, जबकि इससे हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स एक साथ निकलते थे। यानी अगर 100 थ्रेड्स एक स्पिनिंग जेनी से निकलते हैं तो 100 वीमेन जो मिलकर काम करती थी वो अकेले करेगी। यानी अब एक इंसान, एक आदमी इसको ऑपरेट करके 100 लोगों का काम कर सकता है। तो एक तो ये, दूसरा, अब 100 गुना काम बढ़ेगा, यानी अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो गई। दूसरी इन्वेंशन थी स्टीम इंजन, जो रिचर्ड ऑकराइट ने इम्प्रूव किया था 1786 में। तो जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इंस्टॉल किया गया, इसने और ज़्यादा स्पीड बढ़ाई प्रोडक्शन की। यानी अब जो टेक्सटाइल्स है वो और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ने लगे। तो मैंने पहले भी कहा, मशीन्स बहुत कम इंस्टॉल की गई, लेकिन की गई। तो जहाँ जहाँ इंस्टॉल की गई वहाँ वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती गई। तो इस वजह से क्या हुआ? बट इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 18th सेंचुरी के एंड तक फिर भी हिंदुस्तान की चीज़ों की डिमांड थी। अभी भी हिंदुस्तान की चीज़ें वहाँ के लोग खरीदते थे। क्यों? पहले भी मैंने बोला, मशीन से जो भी चीज़ें बनती थी उनकी क्वालिटी या उनका फिनिशिंग, उनका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं था जितना कि हाथों से बना हुआ था। तो अभी भी लोग प्रेफर करते थे हाथों से बनी हुई चीज़ें खरीदने की। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जैसे आपको पता है, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, तो इन्होंने फिर भी यहाँ से बहुत कुछ कमाया हिंदुस्तान से। कैसे? वो हिंदुस्तान से ये टेक्सटाइल्स खरीदते थे, फिर शिप्स के ज़रिए यूरोप पहुँचा देते थे, यूरोपियन मार्केट में इसको बेच देते थे। तो अभी भी 18th सेंचुरी के एंड तक ये अभी भी हिंदुस्तान से टेक्सटाइल खरीद रहे थे, मतलब बने हुए क्लॉथ्स खरीद रहे थे। तो देखते हैं इस बीच में और क्या हुआ। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metals to buy Indian goods. Instead, they collected revenues from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textiles. तो डियर किड्स, एक और बात बता दूं मैं आपको। पता है 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई विथ द नवाब्स ऑफ बंगाल, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे आहिस्ता आहिस्ता रूल करना शुरू किया। फिर दूसरी बैटल हो गई, बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में, तो और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया पावर। तो जैसे जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश करना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने हिंदुस्तान से जो रेवेन्यूज़ है, टैक्सेस है, वो कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो इससे पहले क्या होता था, तो मैं बता दूं यहाँ पे 1600 से लेकर 1600 1600 से लेकर 1764 तक, 1600 से लेकर 1764 तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो कुछ भी हिंदुस्तान से खरीदते थे, जो कुछ भी, उसके लिए वो यूरोप से
उसके लिए वो ब्रिटेन से दो चीज़ें लाते थे, एक था गोल्ड एंड दूसरा था सिल्वर। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर, इट मीन्स यूरोप से आ रहा था गोल्ड एंड सिल्वर और हिंदुस्तान से रिटर्न में जाते थे टेक्सटाइल, स्पाइसेस या बाकी जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। सो वी कैन से between 1600 and 1764, India exported textiles, spices, and other goods and imported silver and gold. तो सारा सिल्वर एंड गोल्ड जो है यूरोप से आ रहा था और हिंदुस्तान में जमा हो रहा था। इट मीन्स इंडिया वॉज बिकमिंग रिच, हिंदुस्तान रिच हो रहा था। तो इस चीज़ पे भी क्राइसिस होने लगे ब्रिटेन में। वो चाहते थे जो ये फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, इट शुड बी स्टॉप्ड। किसी तरह से हमें यहाँ से कुछ नहीं देना चाहिए, हमें वहीं से आ जाए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से कुछ हमें ना देना पड़े इंडिया को। वो इस चीज़ के लिए ज़रूरी था कि रूल एस्टैब्लिश किया जाए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल एस्टैब्लिश किया। फिर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जैसा कि आपको पता है, परमानेंट सेटलमेंट्स के ज़रिए, रियोटवारी सेटलमेंट के ज़रिए, ऑक्शन सिस्टम के ज़रिए, महलवारी सिस्टम के ज़रिए किस तरह से हिंदुस्तान के जो पीजेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उन्होंने उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए, जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू या बाकी टैक्सेस जो पे करने पड़ते थे। तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हुआ, वैसे वैसे वो टैक्सेस कलेक्ट करते गए, और जैसे जैसे वो टैक्सेस कलेक्ट करते गए, वैसे वैसे वही टैक्सेस इस्तेमाल करके वो हिंदुस्तान की गुड्स खरीदते गए। अब बताइए हिंदुस्तान से क्या जा रहा है और हिंदुस्तान क्या आ रहा है? हिंदुस्तान से जा रहे हैं गुड्स, हिंदुस्तान से जा रहे हैं टेक्सटाइल्स, हिंदुस्तान से जा रही है सैलरीज ऑफिशल्स की, गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशल्स थे, उनकी सैलरी, उनकी आर्मी की सैलरी, उनके गवर्नर्स की सैलरी, सारी जा रही है यूरोप। यूरोप से वापस क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, या तो कुछ भी नहीं या फिर बहुत कम। तो इट मीन्स अब वो डिपेंड नहीं थे यूरोप के लिए, यूरोप पे, कि वहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर लाए। तो जो फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, इट बिगेन टू स्टॉप। तो अब ये स्टॉप हो गया। नाउ फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, द ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, इट बिगेन टू इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ें बाहर जाने लगी, यहाँ तक कि फूड ग्रेन्स भी, यहाँ तक कि वुड, और बाद में ओपीएम भी इंक्रीज होने लगा। टी बाद में हो गई, इंडिगो, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रही, और इसका सारा पैसा हिंदुस्तानियों से कलेक्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़। तो ये और फैक्टर था जिसकी वजह से अब चेंजेस आने लगी हिंदुस्तान के आर्टिजन्स में, क्राफ्ट्समैन में, या फिर जो वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, इन सब के लाइव्स में। वो कैसे? पहले जो वीवर्स थे या स्पिनर्स थे, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन थे, वो अपने मार्केट से रॉ मटेरियल अपनी मर्ज़ी से ख़रीदते थे और अपने हिसाब से ख़रीदते थे। लेकिन अब चूंकि कंट्रोल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया, अब उन्हें पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है। तो ओबियसली आपको पता है जूट और कॉटन ये बंगाल से ज़्यादा निकलते हैं, तो बंगाल में ही ये आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे काम करने वाले। ये आप लेटर ऑन पढ़ेंगे भी कि किस तरह से बंगाल एक मशहूर था आर्टिजन क्राफ्ट्समैन या टेक्सटाइल्स के लिए, जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है। जियोग्राफिकली जो सॉइल है वो काफ़ी रिच है इस चीज़ के लिए, जूट और कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ बहुत अच्छा आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन का वर्क नज़र आता था। लेकिन अब वो कंट्रोल में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब उन्हें परमिशंस लेने हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से नहीं ख़रीद पाते हैं वो रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए। अब अगर ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी महंगा होता है। जब रॉ मटेरियल महंगा हो तो प्रोडक्ट भी महंगा ही होगा। जब प्रोडक्ट महंगा होगा, मार्केट में कोई भी उनको नहीं ख़रीदेगा। तो ये इम्पैक्ट भी देखेंगे हम। तो यहाँ तक हमने देखा फर्स्ट फैक्टर, दैट वाज laws which were passed in Britain by the government to stop the imports from India, especially the textiles of wool, cotton and silk. सेकंड हमने देखा
कैलिकोज जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी वो बनाई गई ताकि जो कंपटीशन है उसके साथ compete किया जाए, हमें वैसे ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा हमने देखा इन्वेंशन, जैसे स्टीम इंजन और स्पिनिंग जेनी की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। चौथा हमने देखा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश कर रही है और हिंदुस्तान के रेवेन्यूज़, हिंदुस्तान के टैक्सेस को यूज़ कर रही है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए। तो क्या इम्पैक्ट रहा इन सब चीज़ों का ये भी देखेंगे हम। यहाँ पे आपके सामने एक मशीन बनी है जिसका नाम है स्पिनिंग जेनी। तो इसकी ड्राइंग बनाई थी 1835 में निकोलसन ने, टी निकोलसन। तो स्पिनिंग जेनी क्या है? अ मशीन बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिनल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पन व्हेन द व्हील वाज टर्नड ऑल द स्पिनलर्स रोटेटेड। तो जब ये एक व्हील रोटेट किया जाता है सारे जो इसके स्पिनल्स है वो काम करते हैं। स्पिनल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये धागे प्रोड्यूस करते हैं। Spinning jenny devised by James Hughes in 1764, and this machine speeded up the spinning process and reduced labor demand. By turning one single wheel, a worker could set in a motion a number of spindles and spin several threads at the same time. तो जहाँ 100 वीमेन या 10 वीमेन या 20 वीमेन काम करती हैं वहाँ पे एक स्पिनिंग जेनी अकेले काम करती है और वो भी अकेला आदमी इसको हैंडल कर सकता है। तो देख सकते हैं आप इसकी वजह से क्या चेंज आई वो भी देखेंगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये आपको बताएगा डच सेटलमेंट इन कोचिन 17th सेंचुरी में। तो जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता गया, जो डच की सेटलमेंट थी वो 17th सेंचुरी में हिंदुस्तान में बढ़ने लगी। तो पहले भी मैंने कहा बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ यहाँ पे आई, जिनमें सबसे पहले पुर्तगीज़ थे, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये सब क्यों आए? ये सब इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल्स थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, उनके डिज़ाइनस, उनके कलर्स, उनका जो डिमांड थी वो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से ये इसी बिज़नेस के लिए यहाँ पे आए। लेकिन इस बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डिप्लोमेसी, बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे लॉज की ज़रूरत थी, जो कि ग्रेजुअली इन्होंने किया। तो देखेंगे कैसे क्या हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक मैप है, इस मैप को गौर से देखिए। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। आप देखिए प्लेन वाइट है, चेक्स एंड स्ट्रिप्स है, चिंट्स है और सिलिक है। देखिए कहाँ कहाँ पे इनको आप इन निशानों को याद रखिए। स्टार है कहीं पे, ट्रायंगल है कहीं पे। इन चीज़ों को गौर से देखिए आप, कौन कौन से सेंटर्स थे इन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट। सो वीविंग सेंटर्स 1500 to 1750 तक, इस बीच में कहाँ कहाँ पे वीविंग सेंटर्स थे? एक था बंगाल और बंगाल दोनों, जो वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का है, और दूसरा जो इस वक्त बांग्लादेश है, ईस्टर्न बंगाल। और ईस्टर्न बंगाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ढाका, द कैपिटल सिटी ऑफ नाउ बांग्लादेश। इसके अलावा मद्रास, जिसको आप चेन्नई कहते हैं। तो इसके अलावा गुजरात, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे वीविंग के। तो वीविंग यहाँ पे होती थी और काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। तो ओवेसली दीज ऑल पार्ट्स वर लोकेटेड ऑन द वी कैन से सी पॉट्स, समंदर के नज़दीक थे, इसलिए इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ईजी था। सो लेट्स मूव। हु वर द वीवर्स? चलिए देखते हैं वीवर्स के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो वीवर होता है इसका काम होता है वीविंग का। तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जो ये वीविंग का काम करती थी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे है तंती वीवर्स ऑफ बंगाल, जुलाहज और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेली एंड कायकुलार एंड दिवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। और ये वीविंग, जो ये कम्युनिटीज़ थी जो ये वीविंग करती थी, ये अपने बच्चों तक को भी ये सिखाते थे, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये सिखाया जाता था। लेकिन ये वीविंग एक साथ नहीं होती थी, ये स्टेज पे होती थी। एक स्टेज पे एक प्रोसेस, दूसरे स्टेज पे दूसरा प्रोसेस, तीसरे स्टेज पे तीसरा प्रोसेस। तो इस तरह से फाइनली क्लॉथ बनने तक बहुत सारे लोग इसमें एंगेजड थे। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क डन मोस्टली बाय वीमेन। जैसा मैंने पहले ही कहा, स्पिनिंग का प्रोसेस ज़्यादातर हिंदुस्तान में वीमेन करती थी, धागा बनाने का। तो चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता था। चरखा आपको पता है, जो आप देखते हैं। तकली मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगा तकली को भी।
तो ये दोनों चीज़ें घर में बनाए जाते थे और घर ही में यूज़ किए जाते थे। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन टकली, या तकली जिसको हम बोलते हैं। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. अब दूसरा प्रोसेस क्या हो गया? वीविंग का। पहला किसका? स्पिनिंग का, धागा बनाने का। दूसरा वीविंग का, क्लॉथ में कन्वर्ट करने का। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। तो वीमेन का काम था स्पिनिंग और मैन का काम था वीविंग। तो इसका मतलब ये हुआ एक फैमिली में भी ये काम हो सकता था। वीमेन धागा तैयार करती, बच्चे धागा तैयार कर सकते थे, या बच्चे मैन के साथ काम कर सकते थे अपने हिसाब से। अगर लड़की होती तो माँ के साथ, अगर लड़का होता तो बाप के साथ स्पिनिंग का काम। तो ये फैमिली काम होता था। दीज वर स्मॉल वर्कशॉप्स और वी कैन से फैमिली यूनिट्स। फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाई द डायर। अब इसमें और एक इन्वॉल्व था डायर। डायर बोलते हैं जो डाई देता है, जो कलर देता है। नून एज रंगरेज। एज यू नो, रंग मीनस कलर, रेज मीनस कलर देने वाला। तो रंगरेज यानी डायर। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपिगार्स। तो चिपिगार्स वो चीज़ें थी जिनसे कलर किया जाता था इनको, जिन पे प्रिंट डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो आपको याद होगा स्टंप जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप ठप्पा डालते हो ना किसी चीज़ पे, उसको भी हम चिपिगार्स बोल सकते हैं। यानी चिपकाया जाता था उस पे, ये कलर के लिए एक निशान डाला जाता था। जिस तरह शॉल पे एक निशान डाला जाता है काम करने के लिए, उस पे जो कढ़ाई का काम होता है हाथों से सुई से किया जाता है, उससे पहले एक प्रिंट डाला जाता है और उसको हम बोलते हैं चिपिगार, जिससे वो छाप डालते हैं। हैंडलूम वीविंग एंड द occupations associated with it provided livelihood for millions of Indians. इसी ज़रिए, इसी काम की वजह से बहुत सारे लोग अर्न करते थे अपना लाइवलीहुड। तो मैं ये भी कहूँगा, कुछ लोग फुल टाइम करते थे, कुछ लोग ये पार्ट टाइम करते थे। पार्ट टाइम वो लोग करते थे जो ऑलरेडी कल्टिवेटर्स होते थे। तो एक पीजेंट भी ये काम करता था जिसको ये काम आता था, और ख़ास तौर पे उस पीरियड में, उस सीज़न में जब उसे कल्टीवेशन के साथ कोई काम नहीं होता था, यानी जो नॉन कल्टीवेशन पीरियड हुआ करता था। जैसे हम फसल, एक फसल और दूसरी फसल के बीच में जो टाइम बचता है उसमें करते थे। विंटर सीजन्स में कुछ लोग करते थे। तो अपने हिसाब से ये सारे लोग करते थे और अर्न करते थे। तो अपना फैमिली का जो एक्सपेंचर था वो इससे निकल आता था, ये अर्न कर पाते थे। सो देयर वर वीमेन, चिल्ड्रन, rangers, dyer, whom we called, and the printers. These were all involved in this process of weaving or making cloth. तो देखते हैं जब मशीन आई, जब इनका मार्केट क्लोज हो गया, तो इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इससे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे बाद में। तो यहाँ से आपको दिखाएगा चिपिगार आप देखिए, आपके जो थर्ड पिक्चर है एट द टॉप, या फोर्थ पिक्चर है एट द टॉप, जो वुडन पे कोई निशान बना हुआ, पत्ता जैसा बना हुआ है, खूबसूरत सा पत्ता बना हुआ है किसी लकड़ी के चीज़ पे, इसको बोलते हैं चिपिगार्स। या आपके लेफ़्ट साइड में नीचे दिया गया है जिसको लिखा है व्हाट इज़ ब्लॉक प्रिंटिंग इन टेक्सटाइल्स। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ वुडन चीज़ बनी हुई है, दिस वाज कॉल्ड चिपिगार्स। इसे छाप डालते थे और फिर उस पे हाथों से या किसी और चीज़ से काम किया जाता था। तो वीमेन यहाँ पे दिखाई गई है किस तरह से वो करती है इस चीज़ पे। दिस वर कॉल्ड चिपिगार्स। आप यहाँ पे देखेंगे इट वाज कॉल्ड एज तकली या टकली। तो ये कैसे एक धागे को रोल करती है, तो आप इसके बहुत सारे डिज़ाइन देखेंगे यहाँ पे। तो इस पे रोल किया जाता था धागा तैयार होने के बाद इसी पे रोल किया जाता था, और इस तरह से फिर बन जाता था वो पूरा जो हाथ में आ सकता था पूरा गाउन। तो ये था तकली। ये है चरखा जिसके बहुत सारे डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे, जिस पे वीमेन जो है वो स्पिनिंग का काम करती थी। तो गौर से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा प्रोडक्शन कैसे होती थी हिंदुस्तान में, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, वीवर्स का क्या काम था, स्पिनर्स का क्या काम था, डायर्स का क्या काम था, या जो प्रिंट करते थे उनका क्या काम था, टेलर्स इसमें अर्न करते थे, ट्रेडर्स इसमें अर्न करते थे, मर्चेंट्स इसमें अर्न करते थे। तो बहुत सारे लोग इस ट्रेड में एंगेजड थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनती गई, वैसे वैसे हिंदुस्तान के जो टेक्सटाइल्स थे उन पे इम्पैक्ट पड़ने लगा। एज़ यू नो,
सबसे पहले जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनी वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ बनी, कॉटन एंड स्टील, जिसको हम कहते हैं स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़। ये दो इंडस्ट्रीज़ थी जो सबसे पहले ब्रिटेन में बनी। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बनने की वजह से जो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स थे वहाँ उन पे बैन लगाई गई। अब ईज़िली हिंदुस्तान की चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि वहाँ पे उन पे काफ़ी जो ड्यूटीज़ होती है, जिनको हम बोलते हैं टैरिफ्स या कस्टम्स, वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी। और इस वजह से उन चीज़ों का जो प्राइस था वो हाई हो जाता था। से फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया कुछ अपनी चीज़ें बेच रहा है यूरोप। यूरोप में एंटर करने के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स लगाया जाएगा उसकी वजह से वो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जब टैक्स लगाया जाता है तो वो टैक्स भी उसी में से निकलना चाहिए जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ सस्ती चीज़ें थी, मशीन्स की वजह से यहाँ की चीज़ें महंगी होने लगी। तो इस तरह से ये एक तरीका था जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो मार्केट था वो क्लोज़ हो गया। कहाँ कहाँ पे? यूरोप में और अमेरिका में। दूसरी बात, जब वहाँ पे लाज बनाए गए कि कोई भी यूज़ नहीं करेगा हिंदुस्तानी टेक्सटाइल्स को या कोई भी नहीं खरीदेगा, तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों ने जो है फ़ाइन के डर से या पनिशमेंट के डर से इन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दिया। और नतीजा क्या हुआ? अब वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड थोड़ी सी कम होने लगी। तो इसी तरह से बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ऑस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई वैसे वैसे अब यूरोप से निकल कर ये इंडस्ट्रियल गुड्स, ये इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स न सिर्फ यूरोप में बल्कि अब ये अफ्रीका की तरफ जाने लगे, अमेरिका की तरफ जाने लगे और पूरे यूरोप में फैलने लगे। तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी टेक्सटाइल्स का मार्केट था वहाँ वहाँ पे अब ब्रिटिश टेक्सटाइल्स पहुँचने लगे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम थे और डेफिनेटली वहाँ पे अब यूरोप में तो बैन लगाई गई। और जब चीज़ें सस्ती होती है उनकी ज़्यादा डिमांड होती है, तो जैसे हाथों से चीज़ें बनती है उनका जो प्राइस है वो हाई होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग उनको प्रेफर नहीं करते हैं। तो यही हुआ हिंदुस्तान की टेक्सटाइल्स के साथ। तो जहाँ डिमांड कम हो गई, जहाँ मार्केट क्लोज होने लगा, वहाँ पे हिंदुस्तान की व्यूअर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। पहले जो लोग दिन रात काम करते थे मार्केट में बेचने के लिए, अब वो लोग काम करने के बाद भी उनकी चीज़ें कोई ख़रीदता नहीं है। तो पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी बिगिनिंग में, यानी 18th सेंचुरी के दौरान, जब बंगाल में रूल स्टार्ट हुआ, तब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, इन वीवर्स को, आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को एडवांस में पैसे दिलाए अपने एजेंट्स के थ्रू। और वो एजेंट्स जब एडवांस में पैसे देते थे तो पैसे देते वक्त ही वो उस वीवर आर्टिजन क्राफ्ट्समैन को कहते थे कि जब आप प्रोडक्ट तैयार करोगे तो ये सिर्फ आप हमको बेचोगे। तो इसके लिए उन्हें लोन एडवांस में मिलता था। एडवांस में लोन खरीदने के बाद रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो चीज़ें खरीदते थे जो काम आती थी। फिर चीज़ तैयार होने के बाद उस एजेंट को भेजा जाता था। तो एजेंट को बेचने के बाद वो कंपनी तक पहुंच जाता था। कंपनी उसको शिप्स के थ्रू यूरोप पहुंचा देती थी। यूरोप में वो फिर मार्केट में पहुंच जाती थी और मार्केट में लोग उसको खरीदते थे। इस तरह से सारे लोग इसमें अर्न करते थे। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, यानी 1800 ऑनवर्ड्स, तो ये एजेंट्स, ये मर्चेंट्स या जो कंपनी के मर्चेंट्स थे, कंपनी के ये एजेंट्स थे, इन्होंने लोन देना बंद किया। और अब उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अब उनसे कहा गया अब आप ये चीज़ें मत खरीदिए, जो हिंदुस्तान में हाथों से बनी हुई क्लॉथ्स है इनको अब आप मत खरीदिए। उल्टा आप क्या खरीदिए? उल्टा आप खरीदिए रॉ मटेरियल। अब आप पूछेंगे रॉ मटेरियल का क्या काम? डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री ब्रिटेन में बनी है उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री बन गई, उसके लिए रॉ कॉटन की ज़रूरत है। तो अब हिंदुस्तान में जो है इन टेक्सटाइल गुड्स की डिमांड ही नहीं रही। अब इनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो जो आर्टिजन्स या क्राफ्ट्समैन थे, जो वीवर्स या स्पिनर्स थे, उन्होंने क्या किया, या तो अपना काम ही छोड़ दिया, यानी अब वो ये काम नहीं करने लगे, या फिर उन्होंने एग्रीकल्चर किया। अब एग्रीकल्चर क्यों किया? एग्रीकल्चर में
अगर आपको बोलेंगे कॉटन की डिमांड है, रॉ कॉटन की डिमांड है, तो ये रॉ कॉटन प्रोड्यूस करने लगे। अगर जूट की डिमांड है तो ये जूट प्रोड्यूस करने लगे। अगर इंडिगो की डिमांड है तो ये इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे। इसी तरह से अगर सिल्क की डिमांड है तो ये सिल्क की चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। यानी अब ये आर्टिजन्स, ये क्राफ्ट्समैन, ये वीवर्स, ये स्पिनर्स पूरा कंसंट्रेशन या तो एग्रीकल्चर पे लगा दिया या फिर अपना वो ट्रेडिशनल काम छोड़कर कुछ और काम करने लगे। बल्कि कुछ आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन तो काम छोड़कर ही नहीं बल्कि अपना जो गांव है, अपना जो होमलैंड है वो छोड़कर चले गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम से दूर जाने लगे और अपने इलाके, अपने एरिया, अपने विलेज, अपने होमलैंड को छोड़कर भाग भी गए। तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नज़र आया बंगाल में। बंगाल में क्यों? पहले भी मैंने कहा बंगाल काफ़ी मशहूर था टेक्सटाइल्स के लिए, क्योंकि वहाँ की सॉइल भी इसको काफ़ी सपोर्ट करती है। यानी वहाँ पे जूट और कॉटन बहुत अच्छा निकलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। तो अब बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? अब उन्हें हाथों से बनी हुई चीज़ें नहीं चाहिए, अब उन्हें चाहिए रॉ मटेरियल। तब हिंदुस्तान इस स्टेज में क्या करेगा? अब ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा और फिर ओबेसली उन्हें मिलेगा क्या और कितना मिलेगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमने पता चला कि अब हिंदुस्तान की चीज़ों का जो यूरोप या अमेरिका या अफ्रीका में मार्केट था वो क्लोज़ हो गया। मार्केट क्लोज़ हो गया, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, उस वजह से या तो उन्होंने एग्रीकल्चर किया या फिर गांव छोड़ा या फिर कुछ और काम किया। तो इस तरह से जो छोटे छोटे कारखाने थे, जो छोटी छोटी जिनको हम इंडस्ट्रीज़ कहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड। तो अब ये छोटे छोटे कारखाने, अब ये छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स थे, जो फैमिली यूनिट्स थे, ये बंद होने लगे। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करेंगे, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई तो प्रोग्रेस आने लगी। प्रोग्रेस मतलब क्या? वहाँ के जो लोग थे उन्हें काम मिला और काम की वजह से उनकी अर्निंग अच्छी हुई। लेकिन जब हिंदुस्तान में यही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो हिंदुस्तान की अपनी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद होने लगी, क्योंकि सारा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। और दूसरी बात, इन सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जिनको मैंने बोला कारखानाज, वर्कशॉप्स, फैमिली यूनिट्स, दे आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स प्रोड्यूस होते थे, दे वर नाउ क्लोज्ड। तो डियर किड्स, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाएगी, औरंग, a Persian term for a warehouse, a place where goods are collected before being sold, also refers to workshop। तो ये आप बता सकते हैं, ये टर्म आपको कहीं यूज़ आएगी। तो इसको गौर से देखिए, जो तांती वीवर है बंगाल का, वो किस तरह से 1790s में काम कर रहा था अपने इस लोम पे, जो इसके पास ये बना हुआ है लकड़ी का जिस पे ये बैठा हुआ है, जहाँ पे ये वीविंग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लोम। यानी वो टूल, वो इम्प्लीमेंट जिसके ज़रिए वीविंग पॉसिबल होती है। तो डियर किड्स, जैसा मैंने पहले कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब क्या किया, अपने इनके जो एजेंट्स थे उन्होंने अब लोन्स देना बंद कर दिया। अब इन्हें कहा गया कि अब आप वहाँ से चीज़ें मत खरीदिए, अब आप हाथों से बनी हुई कॉटन टेक्सटाइल्स मत खरीदिए, बल्कि क्या खरीदिए? रॉ मटेरियल। तो अब हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल जाने लगा एज़ कम्पेयर टू दे, या वी कैन से इंस्टेड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। तो पहले फैक्टर में हमने पढ़ा कि लॉज इम्प्लीमेंट किए गए ब्रिटेन में, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान से कपड़े आ रहे थे उनके यूज़ पे, उनके बेचने पे बैन लगी, दैट कैम टू बी नोन एज कैलकोज एक्ट। फिर हमने देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे रूल स्टार्ट किया तो हिंदुस्तान का पैसा, टैक्सेस, रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए और उसी से हिंदुस्तान की चीज़ें खरीदते गए और यूरोपियन मार्केट में बेचते गए। तीसरा हमने देखा कि नई इन्वेंशन जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन, इनका इन्वेंशन हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ गई तो मार्केट की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले अपना होम मार्केट जिसको हम यूरोपियन मार्केट कहते हैं उस पर कंट्रोल किया और इस तरह से हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की चीज़ों के लिए वो मार्केट क्लोज़ होने लगा। तो चौथा हमने देखा था कि किस तरह से जो वीवर्स है उनकी लाइफ
सेटल होती थी, किस तरह से वो काम करते थे। लेकिन जब मशीन्स आ गई, जब इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, तो अब उन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, तो रॉ मटेरियल अब हिंदुस्तान से लिया गया। और इस तरह से अब रॉ मटेरियल भी ईज़िली एक वीवर, एक आर्टिज़न, एक क्राफ्ट्समैन ख़रीद नहीं पाता है। नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ही छोड़ा, बहुत सारे लोग अपने एरियाज़ को छोड़कर भाग गए, और बहुत सारे लोगों ने एग्रीकल्चर किया, क्योंकि एग्रीकल्चर से वो प्रोड्यूस करते थे कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप मतलब होता है जैसे कॉटन, जूट, या इंडिगो, या टी, या कॉफ़ी, इन चीज़ों को, क्योंकि ये बेचे जाते हैं मार्केट में, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। लेकिन अब और एक मुसीबत आनी बाकी थी 1830s के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, 1830s के बाद जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में, यानी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, अब वो हिंदुस्तान पहुँचने लगे। यानी अब हिंदुस्तान में वो चीज़ें बिकने लगी। इस तरह से क्या हुआ, पहले यूरोप का मार्केट, फिर अमेरिका का, फिर अफ्रीका का, और अब हिंदुस्तान का अपना मार्केट भी क्लोज़ होने लगा। यानी अब वहाँ की चीज़ें हिंदुस्तान में बिकने लगी। अब वो अपनी चीज़ें नहीं बेच पाते हैं, जो यहाँ के व्यूअर्स हैं, आर्टिजन क्राफ्ट्समैन हैं, वो अपनी चीज़ें भी अपने मार्केट में नहीं बेच पाते हैं। नतीजा क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो इस स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेस में थे, जो इससे अर्न करते थे, ख़ासतौर पे जो वीमेन थी जिनका काम था स्पिनिंग, उनका काम चला गया। और इस वजह से और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका मार्केट यूरोप में भी था और इंडिया में भी था। वो कौन सी चीज़ें थी? वो ऐसी चीज़ें थी जो मशीन से प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे यहाँ पे एक साड़ी जो वीमेन यूज़ करती है अपने लिए, उनका डिज़ाइन या उनके बॉर्डर्स वो मशीन से नहीं हो पाते थे। तो सिर्फ ये चीज़ें जिनको हम हैंडलूम वेविंग कहते हैं, हैंडलूम वीविंग, तो ये चीज़ें हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का काम चला गया, क्योंकि अब बाहर की चीज़ें हिंदुस्तान में बिक रही हैं, और हिंदुस्तान की अपनी चीज़ें अपने मार्केट में भी नहीं बिक रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कंटिन्यू रही, और ये 20th सेंचुरी में फिर से रिवाइव हो गई, वो हम बाद में पढ़ेंगे। So, nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people in India. तो जो पहले पहले ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनी, या जो भी मशीन इंडस्ट्रीज़ थी, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ पे अभी भी कोर्स क्लॉथ, जिसको हम सस्ता क्लॉथ कहते हैं, जो गरीब लोग यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे नहीं बन रहे थे। तो अब ये वीवर्स, अब ये स्पिनर्स वो चीज़ें, वो क्लॉथ्स प्रोड्यूस करने लगे जो गरीब लोग ख़रीद सकते हैं। तो आपको याद होगा खादी के बारे में, जो खादी यूज़ किया जाता है, तो इट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे आर्टिजनल और क्राफ्ट्समैन जो प्रोड्यूस करते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, उनका मार्केट क्लोज हो गया, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, और इंडिया में भी। तो और कुछ देखने की कोशिश करेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मधुरा इन साउथ इंडिया। ये दो प्लेसेस थे जहाँ पे प्रोड्यूस की जाते थे टेक्सटाइल्स। तो ये दो सेंटर्स जो शोलापुर और मधुराई इसको बोलते हैं, यहाँ पे 19th सेंचुरी में जो टेक्सटाइल्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। और इस टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा था खादी। आपको याद होगा गांधी जी जो खुद खादी वेयर करते थे, जो खुद खादी पहनते थे, और खुद लोगों को कहते थे कि खुद इसको प्रोड्यूस किया जाए चरखा यूज़ करके। तो चरखा जो बाद में नेशनल फ्लैग का एक पार्ट भी बन गया 1931 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चरखा को एक सिंबल बनाया अपने फ्लैग का, और आज भी ये सिंबल है। तो इस तरह से नए नए सेंटर्स इमर्ज हो गए, और पुराने पुराने सेंटर्स क्लोज होने लगे। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड? मेनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर्स। पहले भी मैंने कहा वो दे टर्न टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, क्योंकि अब डिमांड थी रॉ मटेरियल की, तो ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने लगे अपना ट्रेडिशनल काम छोड़कर। Some migrated to cities in search of work. कुछ लोग cities में चले गए, and yet others went out of the country to work in plantations in Africa and South America. बहुत सारे लोग plantations में, plantation हम उस एग्रीकल्चरल लैंड को बोलते हैं जहाँ पे एक ही क्रॉप प्रोड्यूस होता है। से फॉर एग्जांपल कॉटन, तो हम ये इसको कहेंगे इंडिगो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन। तो इन
प्लांटेशंस में काम करने के लिए अपने इस लैंड को छोड़कर चले गए। कुछ लोग अफ्रीका गए, कुछ लोग साउथ अमेरिका गए। Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, now Mumbai, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur. तो जो इंडस्ट्रीज़ बाद में बनने लगी 19th सेंचुरी में, या हम कहेंगे 1850s में जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, वहाँ पे ये लोग काम करने के लिए गए। और तीन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हिंदुस्तान में बने। पहला था इट वाज बॉम्बे and it was founded by the Britishers. Second, it was Calcutta. It was also founded by the Britishers. And third one, it was Ahmedabad, जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था जहाँ पे छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे। तो बढ़ते बढ़ते वो कारखाने बाद में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इसके अलावा शोलापुर, नागपुर, कानपुर, ये सारी इंडस्ट्रियल सेंटर्स इस्टेब्लिश हो गए। तो यही वीवर्स, यही आर्टिजन्स, यही क्राफ्ट्समैन जो घरों में काम करते थे, जो मोहल्ले में काम करते थे, अब ये उनमें काम करने लगे। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए अब ये कंट्रोल में आ गए उन मालिकों के जो इन इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। तो इनको मजबूर किया जाता था ज़्यादा देर तक काम करने के लिए, और जो वेजेस थे, जो मजदूरी थी, वो बहुत कम मिलती थी। सो कभी कभार ये 10 से 16 घंटे भी काम करते थे, लेकिन जो मजदूरी थी वो अक्सर कम मिलती थी। अब ये क्यों ऐसा करने लगे? क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं था, इनको यही आता था, इसलिए इन्होंने यही किया। सो कॉटन मिल्स कम अप। हमारे पास टॉपिक है कॉटन मिल्स। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. It was close to the vast black soil tract of western India where cotton was grown. So, when the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease. अब देखिए तीसरा फैक्टर, 1850s के बाद ब्रिटिशर्स ने ट्रेंड चेंज किया। अब इस ट्रेंड को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। पहले जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनी तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से ख़रीदते, उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करके वापस हिंदुस्तान में बेचते। तो आने जाने का भी खर्चा, शिपिंग का भी खर्चा, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा, लेबर का भी खर्चा, इंश्योरेंस का भी खर्चा, ये सारे खर्चे उठाने पड़ते थे जब हिंदुस्तान से टेक्सटाइल्स जाते थे। जब हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल जाता था यूरोप, यूरोप से टेक्सटाइल्स आते थे इंडिया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो हिंदुस्तान में थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी हिंदुस्तान में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ट्रेंड को ही चेंज किया। अब वो यूरोप से बहुत सारे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिनके पास पैसा था, यानी कैपिटलिस्ट्स, वो हिंदुस्तान आए। उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया या फिर उनको लोन्स मिले कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कि आप हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ बनाइए। यानी मालिक ब्रिटिशर, इंडस्ट्री हिंदुस्तान में, लेबर भी हिंदुस्तान का, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बिल्डिंग वो भी हिंदुस्तान की, ज़मीन भी हिंदुस्तान की, रॉ मटेरियल भी हिंदुस्तान का, और ये चीज़ें बिकने लगी हिंदुस्तान में ही, यानी मार्केट भी हिंदुस्तान। अब आप सोचिए, पहले चीज़ें बाहर से आती थी, अब हिंदुस्तान में ही बन रही है और हिंदुस्तान में ही बेची जाती है, और फ़ायदा इसका जाता है सीधे ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट्स है जो हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज़ बना चुके हैं। तो अब इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में ये लोग काम करने गए। अब आप समझ सकते हैं कि अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में काम करने लगी, लेकिन उनका सारा प्रॉफिट जाता था यूरोप, क्योंकि वो सारे यूरोपियंस थे। लेकिन 1850s के बाद कुछ हिंदुस्तानियों ने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई, छोटी छोटी मिल्स बनाई, जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स या बाकी जो जूट के बैग्स होते हैं, यूनिफॉर्म्स होते हैं या लेदर के होते हैं, ये बनानी शुरू कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता दो तरह की इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में बनने लगी ब्रिटिश पीरियड में। एक फॉरेन ओन्ड, यानी जो फॉरेनर्स के कंट्रोल में थी। दूसरे इंडियन ओन्ड, जो हिंदुस्तान के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहीं के रहने वाले थे, यही इंडस्ट्रीज़ बनाई। तो पहली जो इंडस्ट्री बनाई गई वो बॉम्बे में 1854, और जो कलकत्ता में पहली इंडस्ट्री बनाई गई इट वाज 1855, और इसी तरह से फिर अहमदाबाद में मिल्स बनाई गई। तो ये तीन इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे जो 1850s के बाद यानी 19th सेंचुरी में हिंदुस्तान में बनाई गई। तो अब रॉ मटेरियल भी यहीं का, लेबर भी यहीं का, पैसा भी यहीं का, इन्वेस्टमेंट भी यहीं की, सब कुछ, और मार्केट भी यहीं का। तो सारा कुछ अब हिंदुस्तान में हो रहा है। अब बाहर से आता जाता कुछ नहीं है, अब सिर्फ बाहर जाता है पैसा। नाउ फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। पहले सारा पैसा आता था यूरोप से,
और अब पैसा जा रहा है हिंदुस्तान से। सो इस वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन लेबर वी कैन से लैंडलेस लेबरर्स बन गए, यानी जिनके पास ना ज़मीन थी ना कुछ था, वो फैक्ट्रीज़ में प्लांटेशंस में काम करने लगे और इस तरह से उनकी लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो गई। और जब वो सिटीज़ में जाते थे उनकी सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट पड़ गई, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ते थे और काम करने के लिए शहर जाते। शहर में रहते कहाँ थे? अक्सर स्लम्स में। स्लम यानी वो झोंपड़पट्टी जिसको आप कहते हैं, जो सबसे गंदी जगह मानी जाती है, जहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं होता, ड्रेनेज का नहीं होता है, या बाकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं होती है। यहाँ तक कि वो खाते पीते हैं या नहाते धोते खेलते कूदते सारे रोड पे ही हैं। तो कुछ लोग चॉल्स में रहने लगे। चॉल एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके बहुत सारे रूम्स होते थे। हर रूम में करीबन 15 से 20 लोग रहते थे ताकि रेंट शेयर करें। तो इस वजह से इन आर्टिजनस क्राफ्ट्समैन या जो वीवर्स थे, सिपनर्स थे, जो काम की तलाश में सिटीज़ की तरफ चले गए, उनकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हो गई। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो सड़कों पे या चॉल्स में या स्लम्स में देखे गए लोग थे, वो यही थे जिनका ये लाइवलीहुड छीना गया था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो था कॉटन मिल्स कम अप। तो इसको गौर से आप देखिए। फिगर 10 में आपको दिखा रहे हैं वर्कर्स इन अ कॉटन फैक्ट्री दैट इज़ 1900। तो इसमें देखिए मोस्ट वर्कर्स इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स वर वुमेन वाइल वर्कर्स इन द वीविंग डिपार्टमेंट्स वर मोस्टली मैन। तो जैसा पहले ये काम करती थी, स्पिनिंग काम करती थी वीमेन और वीविंग का काम करते थे मैन। लेकिन पहले ये घरों में काम करते थे, अब ये काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। पहले ये अपने हिसाब से कमाते थे, अब इन्हें जो ऑनर देगा उसी हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा। पहले ये अपनी मर्ज़ी से काम के घंटे डिसाइड करते थे कितनी देर तक काम करना है, अब इनको पहले ही फिक्स किया जाता है कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा। और एक बात, अगर एक मेल को, एक मर्द को 100 रुपया दिन भर मिलता है, वीमेन को सिर्फ 50 दिया जाता था, जबकि काम दोनों एक जैसा करते थे, यानी 16 आवर्स का। अगर बच्चा काम करने आता तो उसको वीमेन से भी 50% यानी सिर्फ 25 रुपीज़ मिलता था। तो यू कैन से 25 टू चाइल्ड, 50 टू वीमेन एंड 100 टू मेल। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से इनके काम को एक्सप्लॉइट किया जाता था इन इंडस्ट्रीज़ में। So by 1900, over 84 mills started operating in Bombay. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. So mills come up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later, a mill was established in Kanpur in the United Provinces. Growth of cotton mills led to the demand for labor. Thousands of poor peasants, artisans, agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. So in the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. It found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. In the most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. The first major spot in the development of a cotton industry production in India, therefore, was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. इस स्टेटमेंट को मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि मैं आपको बता दूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए, 1900 के बाद जो मिल्स थी हिंदुस्तान में वो ज़्यादा होने लगी, ख़ासतौर पे बॉम्बे में। तो पहले भी बता चुका हूँ, 3 इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, 3 इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पहले पहले बनाई गई। पहली बॉम्बे में, दूसरी कलकत्ता में और तीसरी अहमदाबाद में। बॉम्बे में जो बिजनेसमैन थे देवर पारसी, पारसी हम बोलते हैं ज़ोरोस्ट्रियंस को, जो सन या फायर की वर्शिप करते हैं, दे आर नॉट हिंदूज़। तो पारसीज़ को ब्रिटिशर्स बहुत क्लोज समझते थे, बहुत नज़दीक समझते थे, उनके साथ फ्रेंडली एटीट्यूड था और वो पारसीज़ उनके साथ काम भी करते थे, क्योंकि जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, इनको चाइना के साथ भी ट्रेड था। ये ट्रेड आप समझने की कोशिश करेंगे। चाइना जब 19th या 18th सेंचुरी की हम बात करें, चाइना को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन ब्रिटिशर्स को
चाइना से चाहिए था टी, यानी चाइना में टी प्रोड्यूस होती थी और ब्रिटिशर्स को इसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में थी। वो चाहते थे टी खरीदना, लेकिन जो चाइनीज़ थे वो ये बेचने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो चाइनीज़ को देंगे हम और उसके बदले में हम लेंगे ओपियम। ओपियम एक तरह का ड्रग होता है जो पिया जाता है। और तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने चाइना में चाइनीज़ लोगों को आदत डाली ओपियम पिलाने की। तो जैसे जैसे आदत बढ़ती गई वैसे वैसे ब्रिटिशर्स वहाँ पे ओपियम बेचने गए, और जब ओपियम बेचते थे तो वहाँ से टी खरीदते थे। अब ये ओपियम खरीदा कहाँ से जाता था, ये खरीदा जाता था इंडिया से। तो हम ऐसा कहेंगे, ब्रिटेन ब्रिटिश हिंदुस्तान से ओपियम खरीदते, हिंदुस्तान से ओपियम खरीदने के बाद चाइना ले जाते, चाइना में बेचते और वहाँ से टी खरीदते और सीधे जाता वो टी जाती थी कहाँ, ब्रिटेन। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनता है, यूरोप टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, चाइना टू ब्रिटेन। तो इस ट्रायंगुलर ट्रेड में इनको हेल्प करने वाले लोकल्स थे, और लोकल्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले थे पारसीज़। क्योंकि पारसीज़ हिंदूज़ तो है नहीं, तो उनको काफ़ी लॉयल समझा जाता था, क्योंकि उनने 1857 रिवोल्ट में भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया बहुत। इस वजह से पारसीज़ को मौका मिला सीखने का, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, मिल कैसे बनती है, वर्कर्स कैसे काम करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है, मार्केट कहाँ कहाँ पे है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन इनको थी। और इन्होंने जब जब इनको मौका मिला इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई। तो ये मौका इनको ख़ास तौर पे मिला वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान, जब पूरा यूरोप वर्ल्ड वार में एंगेजड था, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वर क्लोज्ड, और जो आर्मी के लिए सप्लाई की ज़रूरत थी तो हिंदुस्तान से कहा गया कि यहाँ से प्रोड्यूस किया जाए। तो इसी वक्त इनको मौका मिला अपनी मिल्स बनाने का। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कलकत्ता की। कलकत्ता में जो पहली इंडस्ट्रीज़ बनाने वाले लोग थे, देवर कॉल्ड मरवारीज़। मरवारीज़ भी ट्रेडर्स थे, बैंकर्स थे, यानी ट्रेड करना इनको आता था, वो पैसा सूद पे देते थे, और चाइना के उस ट्रायंगुलर ट्रेड में भी एंगेजड थे। और कभी ब्रोकर्स का काम, यानी एक से ख़रीदना दूसरे को बेचना, ये इनको आता था, उससे उन्होंने पैसा कमाया था। और ब्रिटिशर से सीखा भी था इंडस्ट्रीज़ कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वो इन इंडस्ट्रीज़ में कभी काम भी किया करते थे। तो इन्होंने भी इंडस्ट्रीज़ बनाई कहाँ पे, कलकत्ता में। तीसरा था अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले से ही मशहूर था आर्टिज़न और क्राफ्ट्समैन के लिए, वीविंग के लिए, स्पिनिंग के लिए। तो उनको मौका मिला था अर्न करने का, क्योंकि जो गुजरात है उसको काफ़ी लेट एनेक्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या यूँ कहेंगे वो ब्रिटिश कंट्रोल में काफ़ी लेट आया। तब तक वो काफ़ी स्टेबल थे, तब तक वो काफ़ी कमा चुके थे, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी मिल्स या फैक्ट्रीज़ बनाई, और इस तरह से 3 इंडस्ट्रियल सेंटर्स हिंदुस्तान में आए। फर्स्ट बॉम्बे, सेकंड इट वाज कलकत्ता, एंड थर्ड वन इट वाज अहमदाबाद। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है किस तरह से ग्रोथ हो गई इंडस्ट्रीज़ की। लेकिन जो यूरोपियन मार्केट था वो अभी भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्लोज था, क्योंकि यूरोप भी बंद था, अमेरिका भी। तो जब वॉर हो गया, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड, उस बीच में हिंदुस्तान के इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मौका मिला अपनी चीज़ें बेचने का, और उन्होंने वापस वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के दौरान अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के मार्केट को कैप्चर किया, क्योंकि यही प्रोड्यूस करते थे और वहाँ बेचते थे। वहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादातर बंद थी। तो नतीजा क्या हुआ, वार के बाद ब्रिटेन का जो वो मार्केट था जो उन्होंने बनाया था वार से पहले, वो लगभग बंद हो चुका था। वहाँ पे अब जापान, वहाँ पे अब चाइना, वहाँ पे अब इंडिया और अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे। यानी अब ब्रिटेन का जो मार्केट पहले था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद वो मार्केट पूरी तरह से नज़र नहीं आया। इस बार वो मार्केट किन के हाथों में था, वो था अमेरिकन्स के हाथ में, जापानीज़ के हाथ में, चाइनीज़ के हाथ में और इंडियंस के हाथ में। तो इस तरह से 20th सेंचुरी में लगभग फिर से हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज़ रिवाइव होने लगी। और जब डिमांड बढ़ी वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के दौरान, तो वो छोटे छोटे जो कारखाने बंद हो गए थे, जो बंद पड़ गए थे, फिर से वो खुलने लगे, क्योंकि मार्केट को देने के लिए मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो ये इंडस्ट्री सारा नहीं कर पाती थी, तो इन्होंने आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन को हेल्प किया, वो फिर से अपने कारखाने खोलने में कामयाब हो गए, और इस तरह से फिर से रिवाइव हो गई कौन सी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़। लेकिन अभी भी
इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बैकवर्ड था, बल्कि मैं ये कहूँगा वर्ल्ड वार 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे ये दुनिया की सबसे बैकवर्ड इंडस्ट्रियल कंट्री थी। यानी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे थी लेकिन इट वाज बैकवर्ड, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी और उसका फ़ायदा ब्रिटेन पहुँचता था। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था ये आज यहीं पे क्लोज़ हो गया। आगे हम पढ़ेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वोज स्टील। तो इस टॉक में हम डिस्कस करेंगे स्वॉर्ड के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।